हे एवरीवन, होप आप सब बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो हम अब अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे हैं, जो स्टैंडर्ड नंबर है 530। 530 इज़ योर ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, वर्ड ध्यान से देखिए, ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट में जब हम सैम्पलिंग करते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कौन सा स्टैंडर्ड बताएगा? 530 ऑडिट स्टैंडर्ड। अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ऑडिट सैम्पलिंग का क्या मतलब है? ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आप लगाएंगे टू लेस देन 100%। मतलब 100% क्या हो गया? फुल कवरेज। तो क्या है, ऑडिटर के पास क्या इतना टाइम है, इतने लोग हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो फुल कवरेज लगा सके? नहीं है। तो इसलिए प्रोसीजर्स कहाँ लगते हैं? लेस देन 100 पे लगते हैं ऑफ द आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब हो गया जितना भी आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा होगा। जितना भी आपके पास डेटा है उसका 100% नहीं कवर करते आप, सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। अभी आप सोच के देखिए, ये एक बोल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? बहुत सारी चिट्स पड़ी हैं। ठीक है, बहुत सारी चिट्स पड़ी हैं और आप गेम खेल रहे हो और जिसका नाम आएगा वो उसकी टर्न पहले होगी। तो पहले वाले टर्न में किसी ने हाथ डाला, तो अगर सपोज़ कर लो इसमें 100 चिट्स हैं, तो पहले टाइम में क्या चांसेस हैं किसका नाम आने की? 100। फिर सेकंड वाले में क्या चांस होंगे? सेकंड 100, है ना, थर्ड 100, ऐसे करके आपके चांसेस बनेंगी। तो सोचने वाली बात है, ये वो हो गए ना, सबके इक्वल नाम आने के चांसेस कितने होंगे? बराबर होंगे। तो वही लिखा है, ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस, सबकी चांसेस आ सकती हैं सिलेक्शन की। ठीक है, तो इसलिए हम ऑडिट सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं। अच्छा, इट प्रोवाइड ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। अब ध्यान से देखिए, जब वो इतने अच्छे से रैंडम सैम्पलिंग करता है और सैम्पलिंग करने के बाद उससे अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करता है, तो उसकी कंक्लूजन क्या होती है? सारी पॉपुलेशन को तो नहीं कवर करेगी, पर पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स होंगे उनको फ्रीली सिलेक्ट करके अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो अच्छी बात है। ठीक है, इसमें से अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। पहली है सैम्पलिंग रिस्क। जो सैम्पलिंग हम करते हैं उसमें क्या खतरा है, रिस्क क्या फैक्टर है इन सैम्पलिंग टेक्निक्स में? That is that the auditor's conclusion based on the sample may be different from the conclusion। कौन सी conclusion? जो आपने कब ली होगी? If entire population were subjected to the same audit procedure। मतलब आपने कोई audit procedure लगाया, यहाँ पर आपने 60% चेक करी और यहाँ पर आप अगर 100 करते तो वो कह रहे हैं जो इसके अंदर कंक्लूजन होगा और इसके अंदर कंक्लूजन है वो फ़र्क आ सकता है। कहने का मतलब है कि क्या पता सैम्पलिंग रिस्क क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, या कभी आपसे पूछ लिया व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क वो खतरा है कि कहीं आपने अगर सैम्पल के बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करी वो किससे डिफरेंट होगी? किससे? उस कंक्लूजन से डिफरेंट होगी जो कंक्लूजन एंटायर पॉपुलेशन को लेकर करनी चाहिए थी। आ गया समझ में, है ना? तो 60% और 100% दोनों की कंक्लूजन में जो फ़र्क आएगा उसको, उस खतरे को, उस रिस्क को क्या बोल दिया? सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, इफ़ द एंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्ट टू ऑडिट इट लीड्स टू 2 टाइप ऑफ एरनियस कंक्लूजन। आपसे 2 गलतियाँ हो सकती हैं। सपोज़ करो, देखो, अगर मैं इसकी एक वर्किंग प्रिपेयर करूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर ये देखिए वर्किंग है, ठीक है, नोट्स हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट्स हैं। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि सपोज़ करिए आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने थे, ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाने थे डेटर्स में। डेटर्स कितने थे? 100 डेटर्स थे। तो 100 को तो आप चेक कर नहीं सकते थे, तो आपने क्या करा? इसकी रैंडम सैम्पलिंग करी और रैंडम सैम्पलिंग करते वक्त जो आपने रैंडम सैम्पलिंग करी उस टाइम आपने करते वक्त क्या करा? उनको सिलेक्ट कर लिया। सपोज़ करो 50 आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया आपने, है ना, और वो 50 आइटम्स वो सिलेक्ट हो गए जो कि क्या थे? करेक्ट थे। मतलब मैं ये बोलूँ कि वो क्या हैं? करेक्ट थे, मतलब उनमें कोई गलती नहीं थी डेटर्स में। और जो बाकी के जो रिमेनिंग थे, जो रिमेनिंग रह गए 50 थे, रिमेनिंग 50 थे, वो क्या थे? इनकरेक्ट थे और वो आपकी सिलेक्शन में आए नहीं। तो आपने किसको सिलेक्ट कर लिया? इन वालों को सिलेक्ट कर लिया आपने। और इसके बेसिस पे आपकी क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो गई? इसके बेसिस पे आपने कंक्लूड कर दिया कि सब कुछ क्या है? ठीक है। तो मैं क्या देता हूँ? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देता हूँ, ऐसे बोल दिया आपने। पर अगर आप इन बाकी बच्चों को भी चेक करते तो आपको पता चलता गलतियाँ हैं और उसके बेसिस पे आप कौन सी रिपोर्ट देते? मॉडिफाइड रिपोर्ट देते। तो वो मॉडिफाइड रिपोर्ट देते आप, है ना। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, माइनस करके जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है अल्टीमेट डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो क्या है? रिस्क है। और उस रिस्क का क्या नाम दे दिया इन्होंने? सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, तो अगर हम ऊपर चलते हैं तो इसमें होता है कि सैम्पलिंग रिस्क है और सैम्पलिंग रिस्क से 2 आने वाले खतरे हैं। पहला खतरा क्या है?
टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब आपके कंट्रोल्स को चेक करते हुए गलती हो सकती है। दूसरा है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। पहले कंट्रोल समझ लेते हैं। कंट्रोल में ICS, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या हो सकती है, आपकी डेविएशंस हो सकती है। मतलब आपने समझा कि वो सही है पर वो एक्चुअल में क्या थी, गलत थी, या फिर आपने समझा गलत है और एक्चुअल में क्या थी, सही थी। ठीक है, ये गलती हो सकती है। तो देखो, ओवर रिलाई कर लोगे, ठीक है, पर ठीक नहीं थी, और अंडर रिलाई कर लोगे, मतलब आपने सोचा ठीक नहीं है और क्या थी, ठीक थी। तो ऐसे डेविएशन आ सकती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। ऐसे उसमें डिटेल में जब वो सब्सटेंसिव प्रोसीजर करते हैं, डिटेल ट्रांजैक्शन वगैरह को देखते हैं, तो मिस स्टेटमेंट में गलतियाँ हो सकती हैं। कैसे? अगर आपने वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर ली जो रॉन्ग थी, आपने सोचा ये सब सही है पर रॉन्ग एक्सेप्टेंस थी, है ना, आपने सब गलत ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी क्या गलती हो सकती है, रॉन्ग रिजेक्शन। रॉन्ग रिजेक्शन क्या होता है, सोच के देखो, ट्रांजैक्शन सही है पर आपने सोचा ये गलत है इसलिए रिजेक्ट कर दी, तो दोनों गलतियाँ हो सकती हैं। सही ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर दिया, और जो गलत ट्रांजैक्शन थी उनको रिजेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया सैम्पलिंग रिस्क और इससे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है ये वाली चीज़, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग किस बेस पे करोगे आप, क्या क्या मेथड से करोगे? तो आपके पास 2 मेथड्स आपके सामने लिखे हैं मैंने अभी, ये है स्टैटिस्टिकल और ये है रैंडम। फिर 3rd नंबर पे आ जाता है सिस्टमैटिक और 4th नंबर पे नॉन स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिकल तो आप समझ में आ ही रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स बने होंगे ये करके, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से ग्राफ में इसे चुन ले कि इसको पहले चुनूंगा उसको बाद में चुनूंगा, ऐसे करके। रैंडम सैम्पलिंग अभी मैं बता ही चुकी हूँ, रैंडमली पिक करना होता है। एक तो होता है सिंपल रैंडम, जैसे एक बॉक्स में चिट डाली, और एक होता है स्ट्रैटिफाइड। सपोज़ करो ऐसे है, ये 10 यूनिट्स हैं, फिर अगली 10 यूनिट्स हैं, फिर अगली 10 यूनिट्स हैं। आपने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया तो सारी 10 यूनिट्स इकट्ठे सिलेक्ट हो गई, इसको सिलेक्ट कर लिया तो सारी 10 यूनिट्स इकट्ठे सिलेक्ट हो गई, और इसको सिलेक्ट नहीं करा तो ये 10 यूनिट्स छूट गई। तो स्ट्रैटिफाइड मतलब सिलेक्ट तो रैंडम ही है पर करना है क्लबिंग, मतलब क्लब हो गया एक्यूमुलेशन में। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एक सिस्टम होता है कि हर 5वें यूनिट को उठा लेंगे, तो 5वें को उठा लिया, फिर 10वें को उठा लिया, फिर 15 को उठा लिया, फिर 20 को उठा लिया, फिर 25 को, ऐसे। ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल, ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस नहीं होती, आप जजमेंट पे होती है। आपका मन करा तो 5 उठा लिया, आपका मन करा 9 उठा लिया, आपका मन करा 11 उठा लिया, 12 उठा लिया, 20 उठा लिया, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, अगर आपको जैसे भी लग रहा हो। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स होते हैं। अच्छा, 3rd पॉइंट देख लेते हैं, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट्स इसमें भी होती हैं, इसमें भी कुछ गलतियाँ होने के चांसेस हैं। कैसे? मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय ऑडिटर नॉट एक्सीड एक्चुअल मिसस्टेटमेंट, राइट। तो देखो, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट जो मिसस्टेटमेंट कितनी हो सकती है, 1 करोड़ तक की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, पर ऑडिटर की जो उसने लिमिट सेट करी है ना, वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या पता उसने सोचा हो 2 करोड़ की गलती होने के चांसेस हैं, ऑडिटर ने ये सोचा और एक्चुअल मिसस्टेटमेंट ये है, तो हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा टॉलरेबल वो चीज़ होती है कि ऑडिटर ने कहा मैं 1 करोड़ तक की मिस्टेक्स को सहन कर सकता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर कोई हुई तो सहन नहीं करूँगा, रिपोर्ट कर दूंगा, ऐसे करके। सहन, टॉलरेबल मतलब होता है सहन कर लेना, मतलब इस हद तक मैं सहन कर सकता हूँ। ऑडिटर ने उस लिमिट को एक्चुअल से कम रखा जिससे वो उसे सहन कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। कहाँ तक, कौन सा ऐसा रेट हो सकता है जिस पे हम डेविएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने कहा कि मैं 40% तक डेविएशन बर्दाश्त कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। डेविएशन मतलब डिफरेंस। तो रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, जो भी आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, नॉट एक्सीड एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। तो एक्चुअली अगर आपने सेट कर दिया 40%, तो अगर एक्चुअल निकल के आ गया तो वो टॉलरेबल नहीं होगा। इसीलिए अगर सपोज़ करो वो 30 आ गया तो 40 इज़ मोर देन 30, तो वो टॉलरेट हो जाएगा। पर अगर वो 50 आ गया तो 50 इज़ मोर देन 40, तो ये सहन नहीं करेगा वो, ये टॉलरेबल है, ये नॉन टॉलरेबल है, राइट। ठीक है, 5th पॉइंट, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को आपको इवैल्यूएट करना है। कैसे कैसे करना है? पहला, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट रिजल्ट्स ऑफ सैम्पल वेदर यूज़ ऑफ सैम्पल, मतलब वो चेक करेगा कि मुझे सैम्पलिंग करनी है तो क्यों करनी है, वेदर कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ सैम्पलिंग, प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, किस लिए रीजनेबल बेस प्रोवाइड करेगा मुझे, फॉर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। मतलब मेरे को जो सैम्पलिंग मुझे करनी है उसको इवैल्यूएट करना है जिससे मैं ये रीजनेबल एनालिसिस कर सकूं कि क्या चीज़ हो रही है, पॉपुलेशन के बारे में मेरा कंक्लूजन क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ़ नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, अगर आपने जो सैम्पलिंग करी उसका बेस जो है, ये वाला बेस जिसकी बात हो रही है, अगर वो बेस रीजनेबल प्रोवाइड नहीं कर रहा आपका सैम्पलिंग, तो आप क्या करोगे, तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से, क्या, इन्वेस्टिगेट आइडेंटिफाइड मिसट्रीटमेंट टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। क्योंकि आप एक बात सोचो ना कि अगर आपको रीजनेबल, आपने कोई सैम्पलिंग करी और वो सैम्पलिंग जो भी थी रीजनेबल बेसिस आपको प्रोवाइड नहीं करती,
तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट से पूछोगे मैनेजमेंट प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करिए और एक्स्ट्रा डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ मैं उन पता लगाई हुई गलतियों को। क्यों? क्योंकि मैंने जो सैम्पलिंग करी थी उसमें गलतियाँ निकली हैं। अब मैं वो चीज़ें चेक करना चाहता हूँ जिसमें मैं सैम्पलिंग नहीं करी थी, ठीक है, जिससे मैं नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकूँ, ठीक है। तो ये आपका सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड हो गया, बहुत ईजी है, बहुत मैंने कीवर्ड्स के साथ बता दिया विद ऑल दी फ्लो चार्ट। तो ये ज़रूर एग्जाम से पहले फटाफट से रिवाइज़ कर लें। थैंक यू सो मच।